स्क्रीन सामने। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम विद्युत धारा के प्रवाह की बात कर चुके थे, आवेशों की बात कर चुके थे। हमने प्रतिरोध की भी बात की, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो विद्युत धारा में ही आगे बात करते हैं। टॉपिक हमारा विद्युत धारा ही चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, और प्रतिरोध की हमने बात की थी, रेजिस्टेंस, ये R बराबर रो L बाई ए। तो प्रतिरोध किस किस पर निर्भर कर रहा है, मैंने हमेशा कहा कि फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला खुद बता देगा कि वह किस किस पर निर्भर कर रहा है। यहाँ रो तो क्या होता है, हर पदार्थ का निश्चित होता है। रो मैंने बताया था आपको, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे कह देते हैं प्रतिरोधकता। L तार की लंबाई है और A तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर है देख लें। किसी भी तार का प्रतिरोध इस बात पर निर्भर करता है कि उस तार की लंबाई कितनी है। लंबाई के देख लो समानुपाती है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसकी मोटाई या उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं जैसे ये तार है ना, ये लीजिए ये तार, तो इस तार की जो ये मोटाई है, ये वाला जो भाग है, ये पूरी मोटाई या ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। मान लिया इसकी ये केंद्र से यहां से त्रिज्या क्या है, R मोटाई होगी, और तार को ये साइड में से आप देखोगे इस तरह से गोलाकार ही दिखेगा। इसका ये केंद्र मान लेता हूं और यहां की क्या होगी, ये त्रिज्या, इसे कहता है अनुप्रस्थ काट त्रिज्या, और ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। फिर हम एक और बात मैंने आपको बताई थी कि प्रतिरोधों का निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता उसके तापमान पर भी करती है। सामान्यतया हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, तापमान के बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऐसा हम देखते हैं चालकों के लिए। हमने जो ओम के नियम की भी बात की, ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु पर लगता है, लेकिन या गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें सभी वस्तुओं पर लगेगा, लेकिन ओम का नियम सभी वस्तुओं पर नहीं लगता। ये चालक वस्तुओं के लिए सही है। अर्धचालक वस्तुएं या जो गैस होते हैं या जो विद्युत अपघट्य होते हैं उन पर, हालांकि वो भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, लेकिन उन पर ओम का नियम नहीं लगता। और यहाँ पर प्रतिरोध की अगर निर्भरता की भी बात करूं, तो ये प्रतिरोध की निर्भरता जो है तापमान पर, ये चालकों के लिए निर्भर करती है। कैसे? चालकों का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे अर्धचालकों की बात करूं तो उनका प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ घटता है। प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक ऋणात्मक होता है, उसका कारण ये होता है, खैर वो अपने लेवल की बात नहीं है, अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग इतना भी पता रखें कि चालकों के लिए, जो चालक होते हैं यानी जो कंडक्टर होते हैं, चालक या कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, तो इनका तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे इनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये हमने प्रतिरोध की बात की। फिर मैंने आपसे ये पूछा भी था कि ये जो प्रतिरोधकता है रो, ये किस पर निर्भर करती है। तो रो का अगर मैं आपसे फॉर्मूला लिखवाऊं तो आप पक्षांतरण कर दो, नथिंग एल्स, और कोई बड़ी बात नहीं है। रो क्या हो जाएगा, R इंटू A बाई L। तो अब ये प्रतिरोधकता किस पर निर्भर कर रही है, देखो यहां पर फॉर्मूले में क्या क्या दिख रहा है, प्रतिरोध
उसकी मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी लंबाई। अब होता क्या है कि यहां पर जो मैंने कहा पिछले बार के फॉर्मूला देखो और पता करो, लेकिन जब मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया, मैंने ये रो के लिए लिखा था कि हर पदार्थ का नियत रहता है। जैसे अगर मान लिया मेरे हाथ में वैसे ये प्लास्टिक का मार्कर है, मान लेता मैं ये कोई लोहे का इतना टुकड़ा था। अब इस लोहे का ये इतना बड़ा टुकड़ा या लोहे का कोई बड़ी रॉड होती, यानी अगर पदार्थ वही है तो पदार्थ का ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता, चाहे वो तार लंबा हो चाहे तार मोटा हो। कहने का मतलब क्या है, ये प्रतिरोधकता के सूत्र में भले ही आपको A दिख रहा है, भले ही आपको L दिख रहा है, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध इन पर निर्भर नहीं करता है। पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान नियत रहता है। और कैसे निकालते हैं देखो, मैंने हमेशा एक बात आपको कही है कि जब भी कोई फॉर्मूले से आपको परिभाषा निकालनी हो तो क्या कर दो, राशियों को एक एक कर दो। यानी बटे में क्या है L, इस L को मैं क्या कर देता हूं 1 मीटर। ये A है, इस A को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी क्या कर देता हूं 1 मीटर स्क्वायर। तो बचा क्या, केवल प्रतिरोध। अब सुनना देखो परिभाषा कैसे दे रहा हूं प्रतिरोधकता की। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, 1 मीटर लंबे तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, उसका प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जैसे मुझे लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है तो मैं क्या करूं, लोहे का 1 मीटर लंबा तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी जो मैंने मोटाई बताई थी ना, वो 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अब उस तार का जो भी प्रतिरोध होगा वो किसका, वो क्या कहलाएगा, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 1 मीटर लंबा तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला जो तार उसका प्रतिरोध है, वही उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। लिख लेते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध अच्छा, तब तक आप एक काम करें, मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, पीछे स्क्रीनशॉट के लिए भी टाइम दे दूंगा, ठीक है। मैं ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की परिभाषा लिखता हूं, तब तक आप मुझे इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बता दो, या इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं सामने लिख रहा हूं और इसका फॉर्मूला आपके पास यहां पे लिख के छोड़ रहा हूं ताकि आप साथ साथ इसका मात्रक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा। इधर ये R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके सामने, इसको देखकर मुझे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताओ, कमेंट करना, मैं देख लूंगा। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मैं लिख रहा हूं कि 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, चलें हम एक बार
देख लेते हैं कि इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कईयों ने बताया भी है, आप में से कईयों का सही भी है, ऐसे नहीं कि सभी का गलत है, कईयों का सही भी है। देखते हैं, मैं मात्रक लिखता हूं, क्रॉस चेक कर लें इससे। मात्रक देखो, वापस फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपको हिंट के लिए ही दिया था। देखो ये तो हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता, ओम, गुणा ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, अपॉन लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये लो, मीटर से मीटर का स्क्वायर उड़ा दो, क्या बचेगा पीछे, ओम इंटू मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। कईयों का आंसर आया भी था ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये प्रतिरोधकता क्या होता है ये भी ध्यान रखें। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विद्युत धारा वगैरह की हमने बात की। इसके बाद आगे बात करते हैं थोड़ा सा हमारे घरेलू जो उपकरण होते हैं उनके प्रतिरोध कैसे होते हैं, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका गलनांक ज्यादा है, किसी का गलनांक कम है। यानी जो दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरण जो हम प्रयोग में लेते हैं, हमारे घर में, ऑफिस में वगैरह सब जगह इनका प्रयोग होता है। तो इनमें जो पदार्थ का यूज करते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं और उनके गुण कैसे होते हैं प्रतिरोध और गलनांक की दृष्टि से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जैसे फ्यूज तार। फ्यूज तार, भाई फ्यूज तार का काम क्या होता है कि ये जो हमारा घर है या ऑफिस है, जो भी यहां पर जो बाहर से विद्युत धारा आती है, कई बार क्या होता है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ जाता है, कई बार धारा बहुत ज्यादा आ जाती है। अब हमारे जो उपकरण होते हैं ज्यादातर आप देखना, कभी भी आप उन पर देखते हो तो लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। हाई वोल्टेज आ गया तो हो सकता है ये उड़ जाए, तो इसके लिए हम स्टेबलाइजर वगैरह लगाकर रखते हैं। शहरों में तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और आजकल तो वो मिनिएचर सर्किट बोर्ड आ गए, एमसीबी लगा देते हैं। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो तो ये तुरंत क्या कर देते हैं, वहां से पावर को काट देते हैं। तो हमारे जो घर के उपकरण होते हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। ये फ्यूज तार जो है, ये फ्यूज तार भी एक तरह से सुरक्षा युक्ति है। किसकी सुरक्षा करनी है, हमारे घर के उपकरणों की। कैसे करनी है, जब भी यहां से तेज, या ऐसे कह सकता हूं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में धारा कभी आ गई, तो उस अधिक धारा को इस घर में जाने से रोकने का काम कौन करता है, ये फ्यूज वायर। एक बात हमेशा गांठ बांध लो कि ये जो विद्युत धारा होती है, धारा केवल, इलेक्ट्रिक करंट केवल क्लोज सर्किट या बंद परिपथ में ही बहती है, बंद परिपथ में ही बहती है। जैसे मैं ये बात करूं, ये कोई प्रतिरोध है, ये भी कोई प्रतिरोध है, ये यहां से मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, अब ये बंद परिपथ हो गया। अब ये ऐसे मत करना सर ये यहां से खुला है ना, अरे भाई ये खुला नहीं, ये बैटरी का साइन होता है, ठीक है। तो अब यहां से इस परिपथ में धारा बहेगी, अभी तो बहेगी, लेकिन अगर मैं ये यहां से सर्किट को थोड़ा सा तोड़ देता हूं, यानी ये खुला सर्किट हो गया, अब इसमें चाहे कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ दो, अब इसमें धारा नहीं बहेगी। ये हमेशा मानना कि जैसे ही परिपथ टूट गया या परिपथ खुला है तो उसमें धारा कभी नहीं बहेगी। अब हुआ क्या, ये जो फ्यूज वायर था, जो बाहर से आने वाली विद्युत धारा जो थी, उसका जो वायर इधर जुड़ रहा था और यहां से ये धारा जा रही थी हमारे घर के अंदर। तो जब तक सुरक्षित धारा आ रही है तब तक तो ये जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही यहां पर ज्यादा अधिक धारा आई तो ये क्या होता है, वायर गर्म होकर टूट जाता है, और जैसे ही टूट गया यानी परिपथ यहां पर खुला हो गया या परिपथ टूट गया, अब आपके घर में धारा नहीं जाएगी, बिजली चली जाती है। यानी एक तरह से इसने क्या किया, खुद को तोड़कर आपके घर की जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस थी उनको बचा लिया। तो अब इस तार का गुण कैसा होना चाहिए, भाई ये तो बता देता हूं कि ये जो तार होता है
फ्यूज वायर जो होता है इसमें लेड और टिन होते हैं। लेड 37% और टिन होता है 63%। ये इसका मैंने संगठन तो बता दिया। अब अगर मैं बात करूं ये हमने ऐसा मिश्रित धातु क्यों बनाया, कुछ और भी बना देते तो क्या दिक्कत होती। ये जो हमने लेड और टिन से मिश्रित धातु बनाया है ना, इसका ध्यान रखना, प्रतिरोध तो होता है ज्यादा और इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट ये होता है कम। देखो जब भी धारा बहती है तो क्या होता है, तार थोड़ा बहुत गर्म तो होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा धारा आ जाएगी तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा गर्म होने पर इसका जो गलनांक है, यानी जब वो पिघल जाता है कोई भी ठोस से, या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं ना, बर्फ जैसे ही गर्म करते हैं पिघल कर किसमें बदल जाती है, पानी में गलन हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तार की भी अगर बात करूं तो इसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी अगर थोड़ी सी भी ज्यादा धारा आएगी तो गर्म होकर तुरंत इसको टूट जाना है। अगर गलनांक बहुत ज्यादा रख दिया अगर, तो क्या होगा, ये तो टूटेगा ही नहीं, धारा को आने देगा, खुद गर्म हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। गलनांक कम था ना, इसलिए बहुत जल्दी गर्म होकर एक तरह से ये मान लो तो ये तार पिघल गया, और पिघलने से क्या हुआ, टूट गया, और ये गलनांक कम होगा तो ही सही रहेगा। प्रतिरोध क्या है, उच्च। प्रतिरोध जब ज्यादा होगा तो ये जो अधिक धारा आएगी उसके प्रवाह का विरोध भी करेगा उतना ही ज्यादा। क्वेश्चन 2 बनते हैं फ्यूज वायर में से कि एक तो ये फ्यूज वायर जो है, इसका जो फ्यूज वायर का संगठन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है ये कि फ्यूज वायर के प्रतिरोध और गलनांक के बारे में बताएं। तो ये आपके सामने प्रतिरोध और गलनांक, प्रतिरोध ज्यादा और गलनांक क्या होना चाहिए, कहीं कम होना चाहिए। सेम ऐसे ही हम और भी डिवाइसेस में, जैसे हीटर की बात करें, हीटर में जो वो स्प्रिंग जैसा वो तार होता है नाइक्रोम से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम भी क्या है, मिश्र धातु है। तो अब एक बार जल्दी से इनके 3 पेज के हो गए हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला पेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये आपके दूसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये तीसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं फ्यूज तार के बाद में, जैसे हीटर के तार की बात करता हूं। हीटर का जो तार होता है, हीटर का तार, अब जैसे मैंने फ्यूज वायर का रोल बताया, फ्यूज वायर का काम क्या था, तो हमें पता चल गया हाँ भाई इसका प्रतिरोध और गलनांक कैसा होना चाहिए। अब हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम से बना, निकेल एंड क्रोमियम, निकेल एंड क्रोमियम से मिलकर बना, नाइक्रोम से बना। अब ये नाइक्रोम या ये इसकी बात करूं, हीटर का जो तार है, अगर इसका गलनांक बात करते हैं, इसका गलनांक कितना होना चाहिए और इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गलनांक की। अगर इसका भी गलनांक फ्यूज वायर के जैसे कम होगा तो ये बार बार टूटता रहेगा और आपका हीटर बार बार खराब होता रहेगा। यानी इसका गलनांक कोशिश करें जितना भी ज्यादा हो उतना ज्यादा रखने की। गलनांक जितना ज्यादा होगा ना तो वो तार आसानी से टूटेगा नहीं। चलें बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, जब धारा के प्रवाह का विरोध होगा तो उतना ही तार धीरे धीरे गर्म होता जाता है। तो इसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा के प्रवाह का उतना ही अधिक विरोध होगा, और धारा का प्रवाह भी क्या होगा, धीरे धीरे, ऐसे मान सकते हैं बहुत ज्यादा धारा जाएगी तब जाकर वहां पर धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध भी ज्यादा, गलनांक भी ज्यादा, किसके लिए, हीटर के तार के लिए। और आता है यहां पर जैसे प्रतिरोध बॉक्स। भाई कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई भी वायर दे दिया और पूछ लिया इसका प्रतिरोध क्या है,
तो ये प्रतिरोध बॉक्स से हम क्या करते हैं, ये प्रतिरोध बॉक्स प्रतिरोध का मान, भाई 1 ओम है, 2 ओम है, कितने ओम का प्रतिरोध है, ये पता करने में हम इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में प्रयुक्त। इसमें जो हम पदार्थ का प्रयोग करते हैं, इसमें जो लगे हुए रहते हैं प्रतिरोध, उनकी अगर हम बात करें कि किससे बने होते हैं, तो ध्यान रखना मैंगनीन और मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन, कॉपर और निकल, और मैंगनीन की बात करें कॉपर, मैंगनीज और निकल से बना होता है। इनका प्रयोग करते हैं। ये जो प्रतिरोध बॉक्स में जो ये बने होते हैं, इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन से, भाई जो पदार्थ प्रयुक्त करते हैं इसका निर्माण करने में, वह मिश्र धातु ही है मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन। मैंगनीन कॉपर, मैंगनीज और निकल, कॉन्स्टेंटिन किससे बना है, कॉपर और निकल से। ध्यान रखना, हालांकि प्रतिरोध बॉक्स के कम चांस रहते हैं, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कम होता है, बट फिर भी क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं। प्रतिरोध बॉक्स के बाद और हम बात करते हैं, हीटर का तार हो गया, प्रतिरोध बॉक्स हो गया, फिर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट, तंतु या फिलामेंट, इसकी बात करें। भाई बल्ब में हम देखते हैं, जो कहते हैं ना कई बार कि बल्ब खराब हो गया, कह देते हैं कि इसका फ्यूज उड़ गया। इसके अंदर जो ये वायर बांध रखा होता है, टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन से बना, ये टंगस्टन से बना होता है। इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और उसका गलनांक भी उच्च होता है, हीटर के जैसे ही, ठीक है। प्रतिरोध भी ज्यादा होता है इसका और इसका गलनांक ये भी ज्यादा होता है, दोनों ज्यादा होते हैं, क्योंकि गलनांक अगर कम होगा तो बार बार आपका बल्ब फ्यूज होता रहेगा। प्रतिरोध भी ज्यादा और गलनांक भी ज्यादा। तो ये दैनिक जीवन में चाहे फ्यूज वायर की बात करें, चाहे बल्ब के फिलामेंट की बात करें, चाहे हीटर के वायर की बात करें, उनके प्रतिरोध गलनांक कैसे होते हैं और क्यों इनके, कभी किसी के तो गलनांक कम कर दिया, किसी का ज्यादा कर दिया, किसी का प्रतिरोध कम कर दिया, किसी का प्रतिरोध ज्यादा कर दिया, ऐसा क्यों करते हैं, ये कारण भी बताया मैंने। तो दैनिक जीवन में जब हम ये इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करते हैं, अलग अलग विद्युत युक्तियों की बात करते हैं, तो उनके प्रतिरोध कैसे होने चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, जब बात घर की आ ही चुकी है, तो घर में जो आपकी बिजली आती है, विद्युत आती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था एसी डीसी की थोड़ी सी बात की थी। तो अब वो विद्युत धारा जो हमारे घर में आती है, या हमारे घर के जो बिजली, पंखे, कूलर, हीटर, जो भी इलेक्ट्रिक युक्तियां चलती है, उन सब में प्रयुक्त धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि जो हम बैटरी वगैरह में देखते हैं, जैसे हमारे टॉर्च के अंदर सेल लगाए, या हमारे रिमोट के अंदर हम सेल लगाते हैं, या हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसकी बात करो, तो ये जो सेल या जो बैटरी होते हैं, इनसे भी विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो विद्युत होती है सेल और बैटरी वाली, ये धारा जो होती है, ये होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी कहते हैं। जबकि हमारे घर में जो आती है वो अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। अगर मैं मेरी डीसी यानी कोई बहुत ज्यादा बैटरी वगैरह लगाकर पंखे को चलाना चाहूं तो पंखा नहीं चलेगा। पंखे को तो चलने के लिए अल्टरनेटिंग करंट ही चाहिए होता है। और ये जब सेल या बैटरी लगा दिए तो उससे कौन सी आएगी, डीसी आएगी। अब एसी डीसी में अंतर क्या है वो देखते हैं पहले, कि ये बार बार एसी डीसी बात आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट
डायरेक्ट करंट की बात आ रही है, तो एसी की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी की बात करें तो डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। इनमें अंतर क्या है ये देखते हैं। चलो, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, एक डायग्राम से समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जब मैं बात करता हूं तो अल्टरनेटिंग करंट में हम इस तरह से धारा के मान में हम इस तरह से परिवर्तन देखते हैं, यानी कभी ये धारा धनात्मक मान दर्शाती है तो कभी ऋणात्मक मान भी दर्शाती है, यानी धारा की दिशा और धारा का जो मान है, वैल्यू है, दोनों परिवर्तित होते। दोनों में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ जो धारा बह रही है उसकी दिशा और उसके मान दोनों में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम बात करें दिष्ट धारा की, तो समय के साथ इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर मान में भी परिवर्तन नहीं हो तो इसे हम कहते हैं एक समान दिष्ट धारा कहते हैं इसे। ये क्या हो गई, एक समान दिष्ट धारा। और यहां हम क्या देखेंगे कि दिशा और धारा का मान दोनों अपरिवर्तित। दोनों अपरिवर्तित, ठीक है। ये दिष्ट धारा हमें प्राप्त होती है सेल से, बैटरी से, और ये जो हमारी घरेलू सप्लाई आती है इसमें। तो यहां पर एक बात देखो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, यानी धारा की दिशा एक चक्कर में 2 बार बदल रही है, और यहां तो दिशा परिवर्तित हो ही नहीं रही। यहां धारा के मान में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखो, ये 0 से पॉजिटिव में टॉप पर यानी पॉजिटिव में अधिकतम मान पर गया, तो वापस ऋणात्मक में भी ये 0 से अधिकतम तक जाती है। ये जो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो ये जो एसी है हमारे, या ऐसे कह सकते हैं एसी का प्रयोग विद्युत उपकरणों को चलाने में, या लिख सकते हैं घरेलू विद्युत उपकरणों को। ऑफिस का पंखा होगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। घरेलू का मतलब ऐसे ही मत समझ लेना कि जो हमारे घर में, वही घरेलू विद्युत उपकरण चलाने में। ठीक है। और डीसी, ये इसके सामने लिख सकते हैं कि डीसी सेल या बैटरी से प्राप्त, या सेल या बैटरी से प्राप्त तथा सेल आधारित युक्तियां, सेल आधारित युक्तियां इसी डीसी से चलती हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कई बार। कैसे? जैसे हमारे घरों में कई बार जैसे लाइट चली गई या ऑफिस में कहीं लाइट चली जाती है, तो पावर बैकअप के लिए हम वहां पर इन्वर्टर लगा कर रखते हैं। क्या बोलते हैं कि इन्वर्टर लगा रखा है, ठीक है। अब होता क्या है, वो इन्वर्टर जो होता है, वो डब्बा जो अच्छा सा दिखता है, पैक किया हुआ एकदम अच्छा सा, उसके पास देखना काफी सारी बैटरियां लगी हुई रहती है।
जो नॉर्मल बैटरियाँ देखते हैं हम, जैसे गाड़ियों वगैरह में भी प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी बैटरियाँ रखी हुई रहती है। अब मैंने क्या कहा कि ये बैटरी से कैसी धारा आती है, डीसी आती है, और जब हमारे घर में लाइट चली गई तो वो बैटरी की ऊर्जा ही हमारे घर में विद्युत ऊर्जा ला रही है। फिर एक दिमाग में ये आता है कि सर आपने तो कहा कि हमारे घर के विद्युत उपकरण जो हैं वो तो एसी से चलते हैं, लेकिन वो बैटरी तो डीसी देती है, तो हमारे घर में लाइट कैसे आई फिर? तो अब सुनना, वो बैटरी के पास जो इन्वर्टर लगा हुआ रहता है ना, अलग अलग कंपनी के आते हैं, वो ल्यूमिनस के या जेनिथ के अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो वो जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है, इन बैटरी से धारा लेगा किस रूप में, डीसी में, और उसको चेंज किस में कर देगा, एसी में। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी में बदलना, इन्वर्टर का काम। अब ये जो एसी में बदल गया, अब ये जो एसी वहां से निकलेगी, वो एसी ही हमारे घर में उपकरण चलाएगी। अगर डायरेक्ट बैटरी से जोड़ते तो आपके घर के उपकरण नहीं चलते। आपके घर के उपकरणों के लिए एसी करंट ही चाहिए होता है। तो इन्वर्टर ने क्या किया, डीसी को एसी में चेंज किया। अब एक और बात फिर दिमाग में आती कि सर आप तो कहते हो हमारे फोन वगैरह में जो बैटरी होती है वो डीसी से चलती है, लेकिन सब जब मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो मैं प्लग में डालता हूं उसका चार्जर, और हमारे घर में कौन सी बिजली आती है, आपने कहा कि एसी करंट आती है। तो इधर से एसी करंट आ रही है और वो मेरे फोन में जा रही है, तो वो तो एसी से चलेगा फिर? नहीं, एसी वो आपके फोन के बैटरी तक पहुंचती है तब डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये काम करता है दिष्ट कारक या रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलना था तब तो इन्वर्टर आ गया। अब हमें क्या करना, सॉरी, डीसी को एसी में बदलना था तब तो क्या आ गया था, इन्वर्टर। अब यहां पर जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उससे धारा तो कौन सी निकल रही है, एसी निकल रही है विद्युत के प्लग से। अब आपकी बैटरी तक पहुंचे तब तक वो दिष्ट धारा में बदल जानी चाहिए, तो वो जो दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है दिष्ट कारक। तो उल्टा ध्यान रखना, एसी से डीसी दिष्ट धारा में बदलना है तो दिष्ट कारक या रेक्टिफायर, डीसी को एसी में बदलना है तो इन्वर्टर। लिखवा देता हूं, एसी को चेंज करना है डीसी में, और इधर लिख लेते हैं डीसी को चेंज करना है एसी में। तो ये काम कौन करते हैं ये देख लो, एसी से डीसी दिष्ट कारक, रेक्टिफायर, और उल्टा डीसी से एसी ये हो जाएगा इन्वर्टर, इन्वर्टर। तो ध्यान रखना, इन्वर्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, कभी भी जैसे देखना टीवी वगैरह में ऐड आते हैं ना, इन्वर्टर के ही ऐड आते हैं, बैटरी वगैरह के ऐड अलग आते हैं। तो ऊर्जा तो वो बैटरी ही दे रही है, अब उसकी ऊर्जा को, यानी वहां से जो करंट आई वो कौन सी थी, बैटरी से मिलने वाली डीसी थी, डीसी को किस में कन्वर्ट करना है, एसी में। ये काम वहां पर वो लगा हुआ बॉक्स जो होता है वो ये इन्वर्टर करता है, ठीक है। आपके घर में नॉर्मली जैसे क्या होता है, जैसे काफी समय से ये इन्वर्टर काम कर रहा था, तो धीरे धीरे वो बैटरी जो होती है उनकी क्षमता क्या हो जाती है, वापस कम होने लगती है। अब जैसे लाइट चली गई तो उस समय क्या हुआ, आपके बैटरी की जो ऊर्जा थी वह आपके घर में लाइट लाती, लेकिन बैटरी की भी ऊर्जा क्या थी, सीमित थी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतनी देर तक लाइट आपके घर में आती रही। अब क्या हुआ, वो भी बैटरी भी डिस्चार्ज होने लगी, तो क्या होगा, आपके घर में वो इन्वर्टर से आने वाली लाइट भी बंद हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, जब मेन सप्लाई से यानी पीछे बिजली घर से जब वापस लाइट आ गई, यानी कहते हैं ना घर में बिजली आ गई, तो उस दौरान यही बैटरी का क्या वापस चार्जिंग होती है। ध्यान देना, ये जो बैटरीज होती हैं, ये इन्वर्टर होता है, उसकी एक तार प्लग में लगा हुआ रहता है। तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो अब इसको वापस चार्ज करना, जब लाइट आ जाएगी वापस चार्ज होती रहती है, फिर जब लाइट जाएगी तो वापस डिस्चार्ज होंगी, वापस ये चार्ज करोगे। अब ये डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज बैटरी की भी एक सीमा होती है। उसके बाद क्या होता है, बैटरी की वो क्षमता क्या होती है, परमानेंटली कम हो जाती है, तो हमें बैटरीज चेंज करनी पड़ती है। इन्वर्टर का कोई खास रोल नहीं होता, इन्वर्टर बस ये कर रहा था डीसी को एसी में। बाकी मेन आपकी जो एनर्जी सप्लाई या ऊर्जा की जो
आपूर्ति कौन करती है? वो बैटरी करती है। गाड़ी में भी जैसे कई बार देखते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो कई बार सेल्फ गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर किक से स्टार्ट करना पड़ता है। गाड़ी के बल्ब नहीं जल रहा है, इंडिकेटर नहीं जल रहा, हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। ठीक है, तो कई बार इस तरह से ध्यान रखें। ये एसी और डीसी कहां कहां इसका प्रयोग कर रहे हैं ये ध्यान रखना। अब एसी डीसी पढ़ लिया तो अब एक और चीज आ जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मोटर और जनरेटर। अक्सर ये बात आती है, दोनों के क्वेश्चन भी पूछते हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं सीधा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करने वाले युक्तियां हैं, मोटर जनरेटर दोनों, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। अब ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, ये बात सुनना। जब मैं किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो ये तार के आसपास, चलो विद्युत क्षेत्र है तो इसमें दूसरे आवेश तो बल का अनुभव करेंगे। यहां पर मैं कोई आवेश रखता हूं तो वो बल का अनुभव करेगा निश्चित रूप से, लेकिन ये धारावाही चालक तार चुंबक के समान भी कार्य करता है, यानी इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है इस चालक तार के आसपास। ऑर्स्टेड ने यह बताया था कि जब धारा होगी, धारा बहेगी तो उससे चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो एक और वैज्ञानिक आए, फैराडे, उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे एक ये नॉर्थ पोल वाली चुंबक, एक ये साउथ पोल वाली चुंबक, भाई इधर उत्तरी ध्रुव, इधर दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल से क्या होती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और कहां पर एंटर करती है? साउथ पोल में। ये इस तरह से यहां इन दोनों के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र है। इन्होंने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कॉइल या कुंडली को रखा। भाई कुंडली या कॉइल को मैं बताऊं, ये जो 3 डायमेंशनल तो है नहीं, डायग्राम 2 डायमेंशनल है, तो मैं चलो इससे हाथ से बता देता हूं। देखो ये जो चुंबकीय बल रेखा है, इसकी दिशा ये व्हाइट वाले पॉइंट की तरफ, यानी इस दिशा में ये चुंबकीय बल रेखा। अब मैं इसके सामने ये कुंडली ले आया, ये देखिए कुंडली, ठीक है, बंद है कुंडली, परिपथ बंद रहेगा नीचे जाकर, तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो फैराडे ने क्या देखा बेसिकली कि जब इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करता है तो इस कुंडली में एक धारा बहने लगी। ऑर्स्टेड ने तो यह बताया कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र, इसका उल्टा किसने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में जब ये कोई चालक कुंडली गति करती है तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। यह बहुत बड़ी बात थी। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या अब इसकी बात करते हैं। देखो जब ये कुंडली, ध्यान दीजिए, ये इस तरह से गोल कुंडली है, इस कुंडली से संबंधित ये चुंबकीय क्षेत्र था। अभी तो देखो जब ये कुंडली इस तरह से है तो सारी चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से प्रवेश करती हैं, लेकिन जब ये घूमते घूमते ऐसी हो गई, बिल्कुल इसके पैरेलल हो गई, तो अब चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से नहीं गुजर रही, वापिस ये घूमते घूमते इस तरह से हो गई, तो अब वापिस इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। तो एक चक्कर में कभी तो इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गई और कभी इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कभी तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम है और कभी न्यूनतम है, कभी अधिकतम है कभी न्यूनतम है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। और जब किसी, अब पूरी परिभाषा दे रहा हूं, जब किसी चालक कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता है तो इस चालक कुंडली में विद्युत धारा बहती है। इसलिए जनरेटर आपको विद्युत धारा निकाल कर देता है। जनरेटर में एक्चुअली होता यही है कि ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें एक चालक कुंडली होती है, और जब ये कुंडली गति करती है तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और इस धारा को हम बाहरी परिपथ में प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे घर में लाइट आती है। जनरेटर का काम यही था। अब यहीं से देखो किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। भाई एक तो पहली सीधी बात आ जाती है कि ये जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ईएमआई वो आपके किश्तों वाली ईएमआई नहीं है, ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस सिद्धांत पर ये जनरेटर कार्य कर रहा था, पहला क्वेश्चन यही आता है। अब इस जनरेटर में देखो, हम कहते हैं विद्युत आ जाती है, बिजली आ जाती है। भाई विद्युत भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। हमने पढ़ा है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो इस विद्युत ऊर्जा, इस यहां पर परिपथ में यह विद्युत आई तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न तो हो नहीं सकती। तो वो इस जनरेटर में ऐसी कौन सी ऊर्जा थी जिसको कन्वर्ट करके हमने विद्युत ऊर्जा प्राप्त की? तो अब देखो हुआ क्या था, चुंबकीय क्षेत्र था, हमने इस कॉइल को गति करवाई, और जब किसी वस्तु में गति करवाते हैं तो उससे संबंधित ऊर्जा कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट किसमें किया गया? विद्युत ऊर्जा में। किसके द्वारा किया गया? ये जनरेटर के द्वारा किया गया। तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है और यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, इसका उल्टा पूछ ले, मोटर क्या करती है? मोटर में भी देखो कुछ इस तरह का ही संरचना होती है, बस थोड़ा सा अंतर होगा। मोटर खुद क्या है? बिजली से चलती है, यानी मोटर का इनपुट क्या दोगे? विद्युत ऊर्जा। और जब मोटर में क्या होगा, अंदर जो कॉइल होती है वो घूमने लगती है, आर्मेचर जो होता है वो घूमने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा के कारण उसमें गति आई, घूमने लगा। यानी विद्युत ऊर्जा को वापस किसमें कन्वर्ट करना हो? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी सुनना, अब उल्टा कर रहा हूं, वो जनरेटर तो क्या कर रहा था? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मैं इसका उल्टा पूछूं कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ये कौन करेगा? तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा विद्युत मोटर। भाई मोटर में वो कॉइल घूमती है, या पंखे की बात कर लो, पंखा भी किससे चलता है? बिजली से ही तो चलता है। तो ये विद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो रही है? ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में। पंखे में वो घूमने के लिए ऊर्जा कहां से आई? यांत्रिक ऊर्जा, उसकी मोटर। भाई पंखा हमें पत्तियां घूमती दिखती है, बेसिकली अंदर उसकी मोटर में गति होती है। तो ये मोटर में गति है यानी यांत्रिक ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा कौन? विद्युत मोटर करती है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे बार कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। विद्युत ऊर्जा से अगर मैं बात करूं यांत्रिक ऊर्जा तो विद्युत मोटर, और अगर उधर बात करूं कि ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये कौन करता है? जनरेटर करता है। और यहीं से हमारे पास, भाई ये बात किसने कही थी? फैराडे ने कही थी। फैराडे ने दो नियम बताए थे। फैराडे ने जो नियम बताए दो, पहला नियम दूसरा नियम दोनों अपन पढ़ चुके हैं। देखो, पहला नियम तो कहता है कि जब ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक कुंडली गति करती है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम सुनना, देखो, इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह विद्युत वाहक बल इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस गति से हो रहा है। यानी ये कुंडली बहुत तेज घुमाओगे, जितना तेज घुमाओगे इस कुंडली को, तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज्यादा होगा। कुंडली को धीरे धीरे गति करवाओगे तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो पहला नियम तो कहता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और दूसरा नियम क्या कहता है कि ये विद्युत वाहक बल जितनी इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जितना तेजी से होगा, ये विद्युत वाहक बल भी उतना अधिक होगा। ये बात कही थी फैराडे ने, और यही फैराडे के दो नियम कहलाते हैं। तो लिखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है, शॉर्ट में EMI कह देते हैं। इसमें बात करें कि जब कोई चालक कुंडली कॉइल कंडक्टर चालक कुंडली या कॉइल से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो चालक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं इसको, उत्पन्न होता है। ठीक है, ये फैराडे का पहला नियम भी यही था, ये फैराडे का प्रथम नियम था, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का प्रथम नियम यही। और दूसरा नियम फैराडे का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडेज सेकेंड लॉ, ये क्या कहेगा कि कुंडली या कॉइल से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं, वो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स में परिवर्तन की दर कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल या ऐसे लिख सकते हैं कि दर पर विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। यानी जितनी ज़्यादा दर होगी, जितनी तेजी से वो घूमेगी, विद्युत वाहक बल भी उतना ही अधिक होगा। और ये विद्युत वाहक बल के कारण ही अगर परिपथ को मैं बंद कर देता हूँ तो बंद परिपथ में फिर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की दर पर विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, या ऐसे कह सकते हैं ये समानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर -N d फाई बटा dt। अब फॉर्मूला नया दिख रहा होगा, चलो बता देता हूं क्या है। ये जो E है ये तो है विद्युत वाहक बल, N जो है वो जो कॉइल है उसमें कॉइल में जो घेरों की संख्या होती है वो N है। ठीक है, ये फाई इसको चुंबकीय फ्लक्स से दर्शाया है। T क्या है? परिवर्तन की दर। भाई बटे में T आ जाता है तो उसे दर कहते हैं। तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं,
इस फॉर्मूले से भी वापस परिभाषा बना सकते हैं। कैसे देखो, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यहां पर ये n क्या है, कुंडली में घेरों की संख्या। तो कुंडली में घेरे जितने ज्यादा होंगे विद्युत वाहक बल भी उतना ज्यादा होगा। दर जितनी ज्यादा तेजी से घूमेगी तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अगर यदि परिपथ बंद हो तो यहां पर विद्युत धारा भी बहती है, जो कि हम जनरेटर में देख चुके। अब यहां जो इस कुंडली में धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन वो धारा की दिशा कैसी होती है भाई। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया इस तरह से कोई कुंडली है, मैंने हाथ से बनाकर बताया था, ये इस तरह से। ये कुंडली में धारा क्लॉकवाइज भी हो सकती है या धारा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने का काम किया लेंज ने। लेंज ने, लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना दोनों पेज के एक साथ, कि कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है तो इस धारा की दिशा, इस धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको बता देता हूं, फिर इसको समझा देता हूं। एक तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लो, ठीक है, अभी ये मैं समझा देता हूं। देखो, इसके लिए एक बात सुनना, लेंज क्या कहता है कि ये जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। कैसे, इसको मैं समझाता हूं। देखो, जैसे अगर मान लीजिए उसको वहां से हटाकर मैं यहां से दिखा देता हूं, चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। अब ये चुंबक N है, इससे ये ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है N वाले सिरे से। अब इसके पास में एक कुंडली है, ये कुंडली मैं इसके पास लाता हूं। कुंडली को किस तरफ ले जा रहा हूं, इस नॉर्थ वाले पोल की ओर। तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। देखो, ये यहां पर चुंबक और ये कुंडली जब दोनों पास आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे गुजरती है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये कुंडली दूर गई, इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आई। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, जैसे ही इसके पास आएगी तो विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, और जब इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन भी हो रहा है तो गति के दौरान इसमें धारा तो बहेगी। अब ये धारा की दिशा क्या होगी कि ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। इसके उत्पन्न होने का कारण क्या था कि ये नॉर्थ पोल के पास जा रही है, चुंबक के नॉर्थ पोल के पास जा रही है। तो इसके जाने का विरोध कैसे हो सकता है? हम क्या करें कि ये चुंबक ये चुंबक के पास आने का विरोध हो, यानी इन दोनों के बीच में एक तरह से प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो ये नॉर्थ पोल है, अगर ये कुंडली भी नॉर्थ पोल के जैसे काम करे, क्योंकि देखो धारा तो बहेगी, ये तो तय है कि धारा तो बहेगी, और धारा बहती है तो ये चालक कुंडली चुंबक के समान कार्य करती है, ये अपन पढ़ चुके।
तो जब चुंबक के समान कार्य ही करना है तो इसको ऐसा कार्य करना है कि ये भी नॉर्थ पोल के समान कार्य करे, और जब नॉर्थ पोल के समान कार्य करेगी तो इसमें ये एन और एन के सिरों पर तीर लगा दो ताकि याद करने में तरीका आसान रहे। ये एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। तो जब इस कुंडली का ये सिरा इस नॉर्थ के पास आ रहा है तो ये कुंडली का सिरा कैसा कार्य करेगा? नॉर्थ पोल के जैसा। तभी तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, और जब नॉर्थ पोल के समान कार्य करेगा इसमें धारा कैसी बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज धारा। ठीक है, अब और भी देख लो, इसमें सेम साउथ पोल के लिए भी बात कर लेता हूं। यही बात मैं साउथ पोल के लिए भी कर लेता हूं। अगर इस तरफ साउथ पोल होता और ये कुंडली इसके पास आ रही होती, ये कुंडली इसके पास आ रही होती, तो अब साउथ के पास आने का विरोध हो तो जरूरी है ये खुद किसके समान कार्य करे? साउथ पोल के समान कार्य करे। ये लो साउथ पोल के समान। यानी अब धारा कैसे बह रही है? क्लॉकवाइज धारा। क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि ये कुंडली का सिरा साउथ पोल की, चुंबक के साउथ पोल की ओर गति कर रहा है, तो वह कुंडली में किस प्रकार की धारा बहेगी? सीधा सा बात है, साउथ पोल की ओर जा रहा है तो इस साउथ पोल के पास आने का विरोध कब होगा? जब दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण जब कब होगा? जब ये भी साउथ है, ये भी साउथ है। जब ये साउथ पोल के समान कार्य करेगा तो इसमें धारा कैसी बह रही है? क्लॉकवाइज धारा। ठीक है, नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज धारा, साउथ पोल में कैसी है? क्लॉकवाइज धारा। ये ध्यान रखना। अब अगर इसको दूर ले जाएं, अभी तो अपन पास में ला रहे थे तो विद्युत धारा बह रही थी, दूर ले जाएंगे तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में कमी आएगी। भाई भले ही कमी आ रही है लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है, हमें तो परिवर्तन करना है संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों ही केस में धारा तो बहेगी। अब जब मैं इस कुंडली को दूर ले जाता हूं, यही कुंडली को अगर मैं दूर ले जा रहा हूं तो ये अपने दूर ले जाने के कारण का भी विरोध करेगी, लेंज का नियम कहता है। और ये उधर जाने का विरोध कब करेगी? जब ये खुद नॉर्थ है। अब ये नॉर्थ अगर इसको पकड़ के अपनी ओर खींचे तो इसका विरोध होगा, और ये अपनी ओर पकड़ के कब खींचेगा? जब ये नॉर्थ है और ये किसके समान कार्य करे? साउथ पोल के समान। तो जब ये दूर जाएगी तो इसमें कैसी धारा बहेगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, और सेम यही नीचे वाली कुंडली को भी अगर मैं दूर ले जाता हूं तो ये कुंडली दूर जाने का क्या करेगी? विरोध करेगी। धारा इस तरह से बहेगी, या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो इस कुंडली के दूर जाने का विरोध करेगी। अब ये साउथ है और उसको उधर जाने का विरोध करना है, यानी इसको खींचना है अपनी ओर, आकर्षण करना है। ये साउथ है, तो अगर ये नॉर्थ पोल के समान कार्य करे, नॉर्थ पोल के समान यानी एंटी क्लॉकवाइज धारा इसमें अगर बहे तो क्या होगा? इन दोनों में आकर्षण होगा और ये इसके दूर जाने का विरोध करेगी। तो कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज ये बताया था लेंज के नियम ने। अब ये पिछला स्क्रीनशॉट ये भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धारा की, प्रेरित धारा की दिशा के बारे में ये लेंज ने बताया था। तो ये विद्युत की बात हमने की, किस तरह से हमारे, अच्छा घर में अगर हम बात करें कि जो हमारे घर में ये अल्टरनेटिंग करंट आती है हमारे घर में या पूरे ऑफिस वगैरह में, सब जगह हमारे घरों में क्या आती है? अल्टरनेटिंग जो करंट आती है 220 वोल्ट। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। भाई वो हमने देखा ना, प्रति सेकंड उसकी दिशा भी बदल रही थी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और अगर पूछ लिया कि एक सेकंड में कितनी बार चक्कर बदलती है या कितनी बार दिशा बदलती है? 2 बार। यानी एक सेकंड में कितनी बार, या आवृत्ति क्या है प्रति सेकंड? 50 हर्ट्ज। वो जो जैसे मैंने वो तरंगे बनाई थी ना, वैसी 50 तरंगे मानो, ये वाला जो डायग्राम था ना, ये यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे घर में आती है उसकी क्या होती है? 50 हर्ट्ज। यानी हर सेकंड में ये कितनी बार अपनी दिशा बदल रही है? 100 बार दिशा में परिवर्तन होगा। देखो, एक बार अब बदला, दूसरी बार अब बदला, दिशा में परिवर्तन, फ्रीक्वेंसी
तभी देखना हमारे जो विद्युत युक्तियां वगैरह होती है उस पर लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट पर कार्य करती है, तो वो इतना वोल्ट उस धारा के साथ इतना वोल्ट आता है। तो ये बात हुई विद्युत की। अब बात आगे करते हैं जो रिमेनिंग कोर्स है उसकी। तो रिमेनिंग कोर्स में जो टेक्नोलॉजी, जो आपके हम बात करें बॉटनी वाला पार्ट, जो पर्यावरण वाला और उसमें कुछ प्रदूषण जैसे पादप जगत, जंतु जगत, ये वाले टॉपिक जो थे, जो मैंने कईयों ने कहा सर वो छुड़वा दे, नहीं छुड़वाए नहीं, मैंने कहा था बाद के लिए बचा के रखें। और केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो अब इनकी जो ये क्लासेस है, बचे हुए टॉपिक्स की जो रिमेनिंग क्लासेस है, वो आपको ऐप में लाइव रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। यानी अब बचा हुआ जो कोर्स है आज के बाद वो ऐप में ही अवेलेबल होगा। और ऐप में जो रिमेनिंग कंप्लीट कोर्स है, जैसे मैंने बताया आपको प्राणी जगत, जंतु जगत, आपको पर्यावरण वाले टॉपिक और केमिस्ट्री वाले जो टॉपिक्स हैं, वो सभी आपको ऐप में रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो बाकी आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें और पूरे कोर्स को जो भी आपका है कंप्लीट कवर करवाया गया। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया गया, कंप्लीट कवर है। हाँ, जो बची हुई क्लासेस है वो आपको अब ऐप में मिलेंगी। तो अच्छे से एग्ज़ाम दें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने इन दिनों में बात की कुछ समझ में भी आया होगा, आपके ज़रूर आया होगा समझ में। तो अच्छे से एग्ज़ाम में भी ऐसा ही परफॉर्म करना और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।